झारखंड में मंत्रियों ने देवेंद्र से अनशन तोड़ने की अपील की। प्रदर्शनकारियों से वीसी के जरिए की बात। सीएम हेमंत बोले, हमने चोरी पकड़ी है, दोषियों को सजा मिलेगी। लखनऊ में तिरंगा यात्रा के दौरान सीएम योगी की हुंकार। राष्ट्र प्रतीकों का अपमान बर्दाश्त नहीं। 30,000 से ज्यादा युवाओं ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। महिला आरक्षण में परिसीमन बिल पर अकाली दल का एनडीए को समर्थन। सुप्रिया सुले समेत 8 सांसद पीएम से करेंगे मुलाकात। डीएमके के समर्थन की हलचल तेज। राम मंदिर ट्रस्ट को जल्द मिलेगा नया सीईओ। 18 उम्मीदवारों का 11 और 12 अगस्त को होगा फाइनल इंटरव्यू। ट्रस्ट की अगली बैठक में लग सकती है अंतिम मुहर। और देश भर में मूसलाधार बारिश का दौर जारी। दिल्ली में 8 दिन में महीने भर जितनी बारिश। राजस्थान के जयपुर सहित कई शहरों में कॉलोनियां, सड़कें डूबी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी का खास बुलेटिन देश की बात और मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्राएं और राष्ट्रभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत की, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और युवा शामिल हुए। मुख्यमंत्री आवास से शुरू हुई तिरंगा यात्रा सिविल अस्पताल, अटल चौक होते हुए विधानसभा भवन के सामने पहुंची। यात्रा में एनसीसी कैडेट, एनएसएस सदस्य, स्काउट गाइड, युवक, मंगल दल और सामाजिक संगठनों के लोग भी शामिल रहे। तिरंगा यात्रा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काकोरी शहीद स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन के अमर शहीदों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं भोपाल और जयपुर समेत देश के कई शहरों में भी तिरंगा यात्रा और राष्ट्र गौरव से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हमारा ये तिरंगा हमारे सादगी का, हमारे विकास का, हमारी विरासत का और भारत के आन बान और शान का प्रतीक है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने भारत के प्रतीकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को संज्ञेय अपराध की सूची में रखते हुए दंडित करने का निर्णय भी लिया है। अब ये नहीं चल सकता कि रहेंगे भारत में, लेकिन भारत के प्रतीकों को, भारत के महापुरुषों को, भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपमानित करेंगे। यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर वंदे मातरम का गान हो रहा है। और आज ही के दिन 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन को उस समय के युवा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाउल्लाह खां, इन सब ने काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम देकर के ब्रिटिशर की चूलों को हिलाने का काम किया था। बहनों और भाइयों, ये तिरंगा यात्रा उन सभी हुतात्माओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का और प्रधानमंत्री मोदी जी के राष्ट्र प्रथम के उस मंत्र को आगे बढ़ाने का संकल्प भी है, जो भारत के हर एक युवा के लिए एक प्रेरणा है। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है।
और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो, वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। इस भाव के साथ इस तिरंगा यात्रा का शुभारंभ आज पूरे देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। यह हमारा सौभाग्य है। प्रदेश की राजधानी में आज 25 से 30 हजार युवा इस तिरंगा यात्रा में सहभागी बन करके राष्ट्र प्रथम और तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार न रहे के इस संकल्प को लेकर के जिन हुतात्माओं। अगली खबर का रुख करेंगे पंडित जी के आजाद मैदान में सामाजिक कार्यकर्ता रामा कांडकोणकर का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल लगातार जारी है। गोवा को बचाने और अनियंत्रित भूमि रूपांतरण के विरोध में रामा 1 अगस्त से धरने पर बैठे हैं। उन्होंने सरकार के सामने 11 सूत्रीय मांगे रखी है और ये प्रदर्शन 15 अगस्त तक जारी रखने की योजना है। रविवार को इस आंदोलन को समर्थन देने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और गोवा प्रदेश अध्यक्ष वाल्मीकि नाइक आजाद मैदान पहुंचे। तीनों नेताओं ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से जल्द समाधान की अपील की। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में 39A को तत्काल प्रभाव से खत्म करना शामिल है। इसके अलावा कारापुर सरवण में लोढ़ा प्रोजेक्ट को तुरंत बंद करने की मांग भी जोर शोर से उठाई जा रही है। दरअसल कारापुर के स्थानीय जनता लंबे समय से इस प्रोजेक्ट के विरोध में आंदोलन कर रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अनियंत्रित भूमि रूपांतरण और बड़े प्रोजेक्ट गोवा के पर्यावरण और स्थानीय हितों को प्रभावित कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर अब रामा कांडकोणकर के आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है। आम आदमी पार्टी पहले से ही कारापुर सरवण के लोढ़ा प्रोजेक्ट के विरोध में स्थानीय लोगों के साथ खड़ी है। मोटे मोटे तौर पे 2 इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं। एक है कि कारापुर का जो प्रोजेक्ट है, जो बड़े बड़े बिल्डर्स को ज़मीन दी गई है और वहाँ पे लगभग 1800 फ्लैट्स बनाने की इजाज़त दी गई है। उस प्रोजेक्ट से कारापुर विलेज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वहाँ के रहने वालों की ज़िंदगी नरक बन जाएगी। तो एक डिमांड है कि उसको ख़त्म किया जाए, उस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया जाए। और दूसरी डिमांड है कि सेक्शन 39A जो कि इस्तेमाल करके गोवा की बीजेपी सरकार ज़बरदस्त भ्रष्टाचार करके बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को ज़मीनें दे रही है, गोवा को बर्बाद कर रही है, उस सेक्शन को एबॉलिश किया जाए। ये 2 मोटा डिमांड हैं। बाकी भी डिमांड्स को हम सपोर्ट करते हैं। देश के कई हिस्सों में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। कई राज्यों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बीच भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम बंगाल और उससे सटे उत्तर ओडिशा के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में भी मानसून सक्रिय है। उत्तर भारत से लेकर मध्य और पूर्वी भारत तक कई इलाकों में बारिश के साथ गरज चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में भारी बारिश की संभावना जताई है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक बारिश हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान बताया जा रहा है। पहाड़ी राज्यों में भी मौसम को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना है, जबकि उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी रहने का अनुमान है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और सड़कें प्रभावित होने का खतरा बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। बिहार और झारखंड में भी बारिश का असर देखने को मिल सकता है। पूर्वी और मध्य भारत में सक्रिय मौसम प्रणालियों के कारण कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बीच लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील है। खुले इलाकों में रहने वाले लोग आंधी और बिजली चमकने के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें। वहीं पहाड़ी इलाकों में रहने वाले और यात्रा करने वाले लोग स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करें, इसकी भी लगातार अपील की जा रही है।
महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन के मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है। अमृतसर में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री गुलजार सिंह ने कहा कि अकाली दल हमेशा महिलाओं के अधिकारों और समानता के पक्ष में रहा है। पार्टी का मानना है कि महिला आरक्षण और परिसीमन से पंजाब के हित, शांति, समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। गुलजार सिंह ने कहा कि परिसीमन भी जनता के हित में है और इसी वजह से पार्टी ने इसका समर्थन करने का फैसला लिया है। उन्होंने साफ किया कि इन विधेयकों के समर्थन को लेकर केंद्र सरकार के साथ सहमति बनी है। हालांकि भाजपा के साथ दोबारा गठबंधन की संभावना पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में अंतिम फैसला पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ही करेंगे। फिलहाल दोनों दलों के बीच विधेयक के समर्थन को लेकर सहमति है। दरअसल सुखबीर सिंह बादल की अध्यक्षता में शनिवार को अकाली दल के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई थी। बैठक में पार्टी ने केंद्र से महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग की। साथ ही सभी राज्यों में संसदीय सीटों की संख्या में 50% बढ़ोतरी के प्रस्ताव का समर्थन किया गया। सुखबीर बादल ने कहा कि परिसीमन प्रक्रिया निष्पक्ष और समान होनी चाहिए ताकि किसी भी राज्य के साथ अन्याय न हो और सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले। उन्होंने महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने को सिख गुरुओं की शिक्षाओं के अनुरूप बताया, जिनमें महिलाओं की गरिमा, समानता और अधिकारों पर जोर दिया गया। इसी के साथ ही सुप्रिया सुले समेत 8 सांसद एनसीपी शरद पवार गुट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने जा रहे हैं और इसी बीच ये भी चर्चाएं हैं कि डीएमके के सांसद भी एनडीए को इस बिल पर समर्थन देने वाले हैं। वहीं आरक्षण के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरक्षण की पैरवी करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आरक्षण में क्रीमी लेयर लाए जाने को लेकर साफ कहा है कि ये बाबा साहेब अंबेडकर के उद्देश्यों के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसी सोच संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण बेहद संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि इन समुदायों ने लंबे समय तक जाति के आधार पर भेदभाव झेला है। उन्होंने कहा कि आज भी इन वर्गों के साथ शोषण और अन्याय पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। मायावती के मुताबिक ऐसे में आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात करना बाबा साहेब अंबेडकर के उद्देश्यों के खिलाफ है। उनका कहना है कि किसी की भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए, बल्कि सभी को ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करना चाहिए। दरअसल मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण का जानबूझकर राजनीतिकरण किया गया, जिससे समाज में कड़वाहट बढ़ी है। उन्होंने कहा था कि आरक्षण का लाभ लेने वालों को अपनी इच्छा से इसका लाभ छोड़ने पर विचार करना चाहिए। मायावती ने संघ प्रमुख के बयान की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि ऐसी जातिवादी सोच संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ को बढ़ावा देती है और संविधान के उद्देश्यों के खिलाफ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में प्रमुख कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। सीईओ पद के लिए आए करीब 5200 आवेदनों की स्क्रूटनी पूरी करने के बाद चयन समिति ने लगभग 54 दावेदारों का प्राथमिक साक्षात्कार किया। इनमें से 18 उम्मीदवारों को अंतिम इंटरव्यू के लिए अयोध्या बुलाया गया है। इनका इंटरव्यू 11 और 12 अगस्त को राम जन्मभूमि परिसर में होगा। अंतिम इंटरव्यू चयन समिति के तीनों सदस्य ट्रस्ट के सदस्यों की मौजूदगी में करेंगे। इसके बाद समिति 3 नामों का पैनल तैयार कर ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन और कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी को सौंपेगी। सीईओ के नाम पर अंतिम मुहर 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में लगने की संभावना है। दरअसल जून में राम मंदिर के दान पात्रों की धनराशि की गणना के दौरान चोरी का मामला सामने आने के बाद राम मंदिर की व्यवस्थाओं को और मजबूत करने के लिए सीईओ नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया। 6 जुलाई की ट्रस्ट बैठक में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय चयन समिति गठित की गई थी। समिति में डॉक्टर सुरेश हावड़े और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी भी शामिल है। सूत्रों की माने तो अंतिम सूची में सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारियों के नाम भी शामिल है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि धार्मिक प्रवृत्ति और प्रशासनिक अनुभव रखने वाले किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को राम मंदिर का पहला सीईओ बनाया जा सकता है। अगली खबर कानपुर से है, जहां साड़ थाना क्षेत्र में घर के अंदर घुसकर पति पत्नी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। 2 अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर दंपति पर हमला किया। मारपीट में पति को गंभीर चोटें आई, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर कैंप कर पूरे मामले की पड़ताल में जुटे हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मृतक पहले सऊदी अरब में रहता था।
और कुछ महीने पहले ही वापस लौटा था। वे अपने परिवार से अलग खेत में बने मकान में रह रहा था। फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। ने आदमी के साथ हमला किया, चाकू से और कुल्हाड़ी से मारा, बहुत मारा, मार डाला दर पर। फिर उसके बाद हमको मारा बहुत। सब सारा सामान हमारे घर से ले गए, गाड़ी जेवर पैसा सब ले गया, सब कुछ ले गया हमारा। फिर हम भाग के दूसरे के पास गए, वो बेचारे आए, वो मदद किया हमारी रात में। अब आप क्या चाहती हैं कि जो आरोपी है उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो? उसको फांसी की सजा सर होगी। बस जैसे हमारे आदमी को तड़पा के मारा, उसको भी ऐसे तड़पा के मारना हमारे सामने। बस हम ये चाहते हैं उसको बिल्कुल फांसी की सजा दे दी जाए। माँ बच्चा जैसे फांसी तड़प तड़प के मरा है, उसको फांसी दे दो भैया। सबके हाथ जोड़ते हैं, उसको फांसी की सजा दे दो, फांसी में चढ़ा दे। जब उनका सुकून मिलेगा। हमारी बच्ची नार कर दिया, हमारी बच्ची को हम किसका जी के रहेगी। इतनी मासूम बच्ची, इसको बिल्कुल फांसी की सजा दे दो भैया। सब लोग मिलके हम फांसी की सजा दे दो। जैसे बच्चा तड़प तड़प के मारा, इसी सूरत से इसको करता करता के मारो भैया मेरे। कि निर्मम जो हत्याकांड है उसको आपने बारीकी से समझा और देखा, इसके बाद आपको क्या लग रहा है, इस पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, ये बहुत ही अमानवीय कृत्य है और जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है उनके लिए फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और हम अधिवक्ता भी हैं और जब ये मामला कोर्ट में आएगा, ट्रायल पे आएगा, तो हम इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। जो भी अपराधी इस प्रवृत्ति का, मानसिकता का व्यक्ति है, जिसने मतलब ये नहीं सोचा कि एक छोटी बेटी 3 महीने की, इतना तो कोई भी राक्षस या कोई भी जो बातें होती हैं कि इस तरीके के दुर्दांत लोग हैं, उनकी भी आत्माएं कांप जाएं। जिस व्यक्ति ने ये घटना सुनी और जिसने ये वीडियो देखा, तो उसकी अंदर से अंतरात्मा तक हिल गई है। और इस प्रकार के कृत्य भविष्य में ना हो, इसलिए हम शासन प्रशासन से भी चाहेंगे कि इतनी कठोर कार्रवाई की जाए कि एक मिसाल बने। और जिस व्यक्ति में अपराध का 1 भी % हो कि मुझे कोई अपराध करना हो, तो वो ये कार्रवाई देखे, देखने के बाद वो भूल जाए अपराध करना। इसका सपोर्ट काफ़ी लोग करते हैं। कई कांड कर चुका है गांव में, और हमेशा एक नाम धमकी देता है कि मैं ऊपर जैन यादव का हाथ है, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। जैन यादव का पाला हुआ गुंडा है, कि जब भी का कोई कांड करता है यहाँ पे जैन यादव के फ्लैट में जाके सो जाता है। वो पूरा सपोर्ट करते हैं जैन यादव इसका। और कई बार हो चुका है कि पुलिस थाना कहीं भी जाते हैं, कुछ भी कांड होता है तो जैन यादव साथ में जाके सपोर्ट करते हैं और उसको जैन यादव छुटा के लाते हैं। आज ये जो कांड हुआ है गाँव में, ये जैन की ही देन है। अगर ये उसको छुटा के ना लाते, सह न देते, ये कांड नहीं होता यहाँ पे। तो ये जो इस मामले का हत्या आरोपी है, इसके ऊपर आपका कहना है पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं? कई मुकदमे दर्ज हैं इसके ऊपर, और हमेशा ये गुंडा, बहुत बड़ा गुंडा अपने आप को बताता है। और इसका सपोर्ट जैन जो करते हैं, गुंडागर्दी के लिए ही करते हैं। इससे गुंडागर्दी करवाते हैं, लोगों से मरवाते हैं, और ये वहीं से सह पाया है। यहाँ पे आके लोग कुछ समझता नहीं, लोगों को गाँव घर में सोचता है कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। नेताओं का हाथ है इसके ऊपर। अब जैन जैसे चुटपुटिया नेता है, इनके साथ साथ में ये सपोर्ट करेंगे तो हम लोग कुछ थोड़ी नहीं कर पाएंगे। हम लोग छोटे मोटे गाँव के आदमी, हम लोग क्या करेंगे इसका? भाई हम लोग मारेंगे, पीटेंगे, प्रशासन के पास जाएंगे। जब नेताओं का हाथ होगा, प्रशासन कुछ नहीं करती है, वो उनकी बात सुनती है। 10-12 साल से यही कर रहा है। सपा नेता हैं वो, जिनका सपोर्ट करते हैं वही काम करते हैं। अभी लग तो कार्रवाई का आश्वासन दिया गया कि मुलजिम पकड़ा जाएगा। हमारा मतलब ये है मुलजिम पकड़ा जाए, और जो तो मान लो घटना हुई हमारे भाई के साथ में, वो उसके वाइफ के लिए, कुछ उसके बच्ची के लिए, उसको मतलब व्यवस्था की जाए, और इसको फांसी की सजा होनी चाहिए सीधे। इसके साथ में कोई रहम नहीं होना चाहिए। हम पा जाते हैं तो मर्डर की जगह में मर्डर कर देते इसका। तो हम चाहते हैं कि हमारे मुमताज भाई को कड़ी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और मौत के बदले मौत, जान के बदले जान। क्योंकि हमारी भौजाई है, उसका कोई सहारा नहीं है। भाई हमारे अपने अपने हैं, कोई उसका प्रशासन ये मदद करे कि कम से कम उसकी बच्ची है, और का खर्चा, बच्ची का खर्चा, और इसके मुलजिम को जो है ना कड़ी कड़ी सजा देना चाहिए, और इसके फांसी होना चाहिए। मौत जान के बदले भाई की जान चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार अपना बयान दिया।
शनिवार को भुवनेश्वर की जीएम यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम में छात्रों और शिक्षकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, जेन ज़ी हमारे ही बच्चे हैं। कुछ लोगों ने उन्हें भटकाने की कोशिश की। मैंने पीएम मोदी से बातचीत करने के बाद ही पद छोड़ा। उन्होंने कहा, जेन ज़ी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। देश के युवाओं के संकल्प और आकांक्षाओं के सामने शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारियां बहुत छोटी है, इसीलिए मेरे लिए पद जरूरी नहीं था। इस कार्यक्रम के दौरान बीजू जनता दल के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। प्रधान ने ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मैं बीजेडी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन और उनकी नारेबाजी से परेशान नहीं हूं। मैं किसान का बेटा हूं। आप मुझे वापस जाने के लिए कहेंगे तब भी मैं वापस आऊंगा। मैंने ओडिशा के 4.5 करोड़ लोगों का सिर कभी शर्म से नहीं झुकने दिया। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मुझ पर जताए गए भरोसों को नहीं तोड़ूंगा और ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे ओडिशा के गौरव और स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। इसी के साथ अगली खबर का रुख करेंगे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कार सेवा के ऐलान के बीच रविवार को राधाकुंड क्षेत्र के जुल्हेंदी स्थित चित्रगुप्त पीठ में हवन यज्ञ और पूजा शुरू हो गई। कार्यक्रम के बाद साधु संतों की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें कार सेवा को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा और शंखनाद किया जाएगा। इस आयोजन को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और चित्रगुप्त पीठ के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। दरअसल चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने 4 जुलाई को अयोध्या आंदोलन की तर्ज पर श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए कार सेवा का ऐलान किया था। इसके बाद उन्होंने साध्वी ऋतंबरा से मुलाकात कर समर्थन मांगा था। अब 9 अगस्त को कार सेवा की औपचारिक घोषणा के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें 13 अखाड़ों से साधु संतों को आमंत्रित किए जाने की बात कही गई है। इसी अभियान के तहत श्री कृष्ण मंदिर निर्माण के लिए भरतपुर के बंसी पहाड़पुर से गुलाबी पत्थरों की पहली खेप शुक्रवार देर रात मथुरा पहुंची। बताया गया है कि करीब 5000 मीट्रिक टन पत्थरों का ऑर्डर दिया गया था। हालांकि पत्थरों की दूसरी खेप फिलहाल रोक दी गई है। वहीं पुलिस प्रशासन ने कई साधु संतों को नोटिस जारी कर कार सेवा के नाम पर सोशल मीडिया गतिविधियों से बचने और सांप्रदायिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। अब हवन पूजन के बाद होने वाली बैठक और शंखनाद पर सबकी नजर है। इसी बैठक में कार सेवा की आगे की दिशा तय होने की बात कही गई है। वहीं मेरठ में कांवड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा ने आस्था के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत को भी चर्चा के केंद्र में ला दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को दिल्ली देहरादून हाईवे पर दुल्हेड़ा चौकी के पास हेलीकॉप्टर से करीब 20 मिनट तक शिव भक्तों पर फूल बरसाए और उनका अभिवादन किया। भगवा रंग बिरंगे हजारों कांवड़ियों के बीच मुख्यमंत्री की मौजूदगी को 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में एक अहम राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन और पत्रकारों से बातचीत में चुनाव या राजनीति का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कांवड़ यात्रा को आस्था, श्रद्धा, भक्ति और उमंग का महापर्व बताते हुए सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा में जाति, क्षेत्र और भेदभाव की सीमाएं समाप्त हो जाती है और सभी श्रद्धालु सिर्फ शिव भक्त की पहचान के साथ आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से गंगाजल लेकर मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत समेत पश्चिमी यूपी के रास्तों से गुजरने वाली कांवड़ यात्रा का सामाजिक प्रभाव व्यापक है। ऐसे में मुख्यमंत्री का सीधे कांवड़ मार्ग पर पहुंचना और पुष्प वर्षा करना सरकार की धार्मिक, सांस्कृतिक प्राथमिकता और प्रशासनिक सक्रियता को भी सामने रखता है। पुष्प वर्षा के दौरान कांवड़ियों ने जयकारे लगाए। मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों की सेवा में जुटे शिविर संचालकों और समाज सेवियों का आभार जताया। उन्होंने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की भी सराहना की। सरकार के मुताबिक शिवरात्रि तक 3 दिन कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। तो कांवड़ यात्रा लगातार जारी है और आज मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। वहीं एयर इंडिया के फुकेट दिल्ली उड़ान AI 2379 में हुई गंभीर टर्बुलेंस के घटना की जांच के बीच एक नया दावा सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक उड़ान के कमांडिंग पायलट का दिल्ली पहुंचने के बाद किया गया अनिवार्य पोस्ट अराइवल डोप टेस्ट कथित तौर पर पॉजिटिव आया है। टेस्ट में साइकोएक्टिव पदार्थ की मौजूदगी की बात कही जा रही है। हालांकि इस दावे की अभी एयर इंडिया ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की और मामले की जांच जारी है। घटना 4 अगस्त की है, जब फुकेट से दिल्ली आ रही एयरबस A3
20 उड़ान AI 2379 अचानक गंभीर टर्बुलेंस की चपेट में आ गई थी। टर्बुलेंस इतना तेज था कि विमान की ऊंचाई कुछ समय के लिए करीब 300 फीट तक कम होने की जानकारी सामने आई। इस दौरान विमान में सवार यात्री और क्रू सदस्य अपनी सीटों से उछल गए। कई लोगों को चोटें आईं। विमान में उस समय कुल 137 यात्री और 8 क्रू सदस्य सवार थे। घटना के बाद विमान को सुरक्षित तरीके से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए DGCA जांच कर रहा है। जांच में विमान के ब्लैक बॉक्स समेत कई तकनीकी और परिचालन पहलुओं को देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार जांच पूरी होने तक दोनों पायलट को उड़ान ड्यूटी से हटा दिया गया है। अब जांच का एक अहम पहलू कथित डोप टेस्ट रिपोर्ट भी बन गया है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि और जांच के निष्कर्ष सामने आने तक ये स्पष्ट नहीं है कि टेस्ट में वास्तव में क्या पाया गया और उसका घटना से कोई संबंध था या नहीं। ऐसे में पूरे मामले में DGCA की अंतिम रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी। इसी के साथ देश की बात में फिलहाल इतना ही। बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।